नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। हमने एनसीईआरटी किताबों की जो श्रृंखला प्रारंभ की थी, उसमें आज हम कक्षा 7 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 जल और अध्याय 6 का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। हमारी पृथ्वी थल सालना के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। यानी जल शताब्दियों पहले भी मौजूद था और आज भी क्या है, मौजूद है। एलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते और हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्र का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में प्रयोग किए जाने वाला नमक होता है। यानी महासागरों में जो जो जल होता है वह क्या होता है, लवणीय जल होता है, जिसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में प्रयोग किए जाने वाला नमक होता है। अब ये संसार का मैप दे रखा है। इसमें कैस्पियन सागर, होंगो नदी, ये अपनी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां, ये क्या है, अरब सागर, ये क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये कौन सा है, प्रशांत महासागर। ग्रेट बियर झील, स्लेव झील कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। विनिपेग, सुपीरियर, हारून, मिसिसिपी, मिसौरी नदी, ये कहाँ है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और अमेजन कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अब ये इधर क्या आ गया, ऑरेंज नदी, विक्टोरिया झील, तो नील नदी से जब निकलती है तो वहां नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। अमेजन नदी इधर कौन सा आ गया, दक्षिण चीन सागर। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है, डार्लिंग नदी। और यहाँ कौन सा घास का मैदान है, डाउन्स घास का मैदान है। अब ये कांगो नदी, विक्टोरिया, नाइजर नदी कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में, कांगो और नाइजर। इधर ये कैस्पियन सागर है और इधर ये पूर्वी चीन सागर। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा जो होती है उससे हमें किसका का पता चलता है, लवणता का पता चलता है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। इजराइल के मर्त सागर, जो मर्त सागर झील है, में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। कितनी है, 340 ग्राम लीटर। तैराक इसमें पल्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे संगन बना देती है। यानी तैराकी के लिए यह क्या है, उपयुक्त है। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। कितने चौथाई भाग ढका हुआ है, 3/4 भाग में जग है, 3/4 भाग में क्या है, जल है। फिर भी बहुत से ऐसे देश हैं जहां जल की बहुत बड़ी समस्या है। विश्व मार्च दिवस, माफ करना, 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 22 मार्च को क्या बनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। अब जो महासागर की गतियां होती हैं कौन कौन सी होती हैं, तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। अब तरंग किसको कहते हैं, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इसे क्या कहते हैं, हम तरंग कहते हैं ना। ऊंची ऊंची लहरें आ रही है, तरंगे आ रही हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है।
जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती है। यानी जितनी तेज हवा चलेगी तो तरंगे उतनी ही तेज और उतनी बड़ी ही होती जाएगी। अब सुनामी, अब ये सुनामी के बारे में बताया गया है। सुनामी क्या है? जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे। पोताश्रय तरंगे का मतलब यानी सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। जो बंदरगाह वगैरह जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सब इसमें नष्ट हो जाते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। यह 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। यानी कितने मीटर ऊंची जा सकती है? 15 मीटर तक। और कितने किलोमीटर घंटे चलती है? 700 किलोमीटर प्रति घंटे। अब 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। यह तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिक केंद्र कहाँ था? सुमात्रा की पश्चिम सीमा पर था। और इस भूकंप की तीव्रता कितनी मापी गई थी? 9.0 मापी गई थी। अब ये सुनामी कितना है? 9.0। और जो भुज में भी भूकंप आया था उसकी भी रिएक्टर की स्केल कितना था? 6.9 था। तो कितनी तबाही हुई थी, और इसमें भी बहुत से लोग मारे गए थे। ये सब सुनामी आई थी। अब ये क्यों आई थी? भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई। जैसे ये पृथ्वी की प्लेटें हैं जो साल में सिर्फ कुछ मिलीमीटर ही गति करती है, तो जो भारतीय प्लेट थी वो किसके नीचे घुस गई थी? बर्मा की प्लेट के नीचे। और समुद्र तल के अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। यानी समुद्र में क्या हो गई थी? अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी। और यह भूकंप आया और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः इसमें डूब गए थे। यानी जो ये आया था, ये जो सुनामी आई थी, इसमें क्या हुआ था? भारतीय जो हिंद महासागर है उसमें भारतीय सीमा के कुछ दूर दक्षिण पॉइंट, जैसे इंदिरा पॉइंट कहाँ है? जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, वह इस में पूरी तरह से क्या हो गया था? डूब गया था। भारत का कौन सा पॉइंट डूबा था? दूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट इसमें डूब गया था। जब सुमात्रा के भूकंप के केंद्र में तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई कम हो गई और जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ ये 700 से 900 किलोमीटर घंटे से 70 किलोमीटर घंटे तक कम हो गई थी। यानी ये जब अंडमान द्वीप समूह से किसकी तरफ बढ़ी थी? श्रीलंका की, तो इनकी क्या हो गई थी? गहराई भी कम हो गई थी, लंबाई भी पहले कितनी लंबी जा रही थी? 15 मीटर तक जा रही थी, तो इनकी लंबाई भी कम हो गई और गति में 70 किलोमीटर घंटे तक की कमी भी आ गई थी। सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई थी। यानी समुद्र तल में कितनी गहराई तक? 3 किलोमीटर तक, जिसके फलस्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हो गए थे। उस समय क्या था? लोग नया साल बनाने के लिए वहां गए हुए थे, तो इसमें काफी लोग मारे गए थे। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से प्रभावित हुए थे। अब प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ भूकंप की क्रियाएं बहुत कम होती है। यानी प्रशांत महासागर में क्या है? भूकंप की क्रियाएं बहुत कम होती है, तो यहाँ सुनामी नहीं आती। अब सुनामी आए तो पता कैसे चलेगा? सुनामी आने का प्रथम संकेत क्या है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है। जैसे ये समुद्र आराम से ये क्या है? बह रहा है, लेकिन जब सुनामी आएगी तो ये तट है और जल ये क्या है? ऐसे पीछे जाता है।
जब भी जल पीछे जाए तो ये किसका संकेत देता है कि ये सुनामी का संकेत देता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ था, तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आई थी और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती है। जब तट पर ऐसा हुआ तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर क्या हुआ, अचंभे को देखने के लिए तट के किनारे एकत्रित हो गए थे। जब क्या हुआ था, पहली बार ये वहां हुआ था कि तो जो जल था वो तट से क्या हो गया था, पीछे जाने लग गया। तो लोगों ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, तो उस अचंभे को देखने के लिए वहां क्या हो गई थी, जैसे ये समुद्र है, ये जल ऐसे पीछे 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 जा रहा है, तो यहाँ ये ऐसे लोग आके इतने खड़े हो गए। फिर क्या हुआ, फिर एकत्रित होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशालतम तरंगे आई तो बड़ी संख्या में जो उत्सुक खड़े दर्शक थे उनकी मृत्यु हो गई, यानी फिर उनको भागने का भी मौका नहीं मिला। अब 15 मीटर की जो सुनामी की लहरें है ऐसे आके गिर तो सीधा उनको कहाँ ले गई, समुद्र के अंदर उनको समा दिया। तभी तो कहते हैं जब सरकार पहले ही चेतावनी देती है कि जब बारिश होती है तो नदी नालों के तरफ न जाए, लेकिन हम लोग कहना नहीं मानते और वहां चले जाते हैं। फिर बाद में हम सरकार को कोसते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, और गलती किसकी होती है, हमारी खुद की। अब ज्वार भाटा, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना व गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, यानी प्रतिदिन नियम से जल उठेगा और गिरेगा, तो यह क्या है, ज्वार भाटा। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबा देता है तब उसे क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है, वह तट से पीछे चलना जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। अब ज्वार भाटे क्यों आते हैं कि सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण कारण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा और तीनों पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होती है, यानी सूर्य हो गया, ये चंद्रमा हो गया और ये क्या है, पृथ्वी, तो ये तीनों एक ही सीध में होते हैं। तो जब ये तीनों एक सीध में होते हैं इसको क्या कहते हैं, सिजगी की स्थिति। किसकी, ये कौन सी स्थिति होती है, सिजगी की। तीनों एक सीध में होते हैं तब इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को वृत्त ज्वार कहा जाता है, यानी जब तीनों ये एक ही सीध में होते हैं तो दीर्घ ज्वार आती है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं। जो उच्च ज्वार आते हैं वो किस में सहायक होते हैं, नौ संचालन में, यानी नौका संचालन में। यह जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। यह जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार में मछली तट के निकट आ जाती है। जब ज्वार में क्या होता है, उच्च ज्वार में जब लहरें ऊंची जाती है तो वापस नीचे गिरती है, तो क्या होती है, मछली तट की तरफ आ जाती है और उन मछलियों को मछुआरे पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। अब महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय स्तर पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, ध्रुव की ओर ये क्या होती है, प्रवाहित होती है। जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, यहाँ कौन सी महासागरीय धाराएं होती हैं, गर्म महासागरीय धाराएं होती है। ठंडी धाराएं कहाँ होगी, ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या
निम्न अक्षांशों को प्रवाहित होती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धारा होती है, यानी जो लेब्राडोर धारा है वो कैसी है, शीत जल धारा है। जबकि गल्फ स्ट्रीट गर्म जल धारा है, जिसे यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। अब यूरोप का कंबल किसको कहा जाता है, गल्फ स्ट्रीम को। यह एक क्या है, गर्म जल धारा है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म व शीत जल धाराएं मिलती हैं, वह स्थान विश्व में सर्वोच्च मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। यानी जहां ठंडी और गर्म जल धाराएं ये मिलती है, वहां किसका उत्पादन होता है, मछली का उत्पादन होता है। यह क्षेत्र सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसे क्षेत्र कहाँ हैं, जापान के आसपास, उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर इसके कुछ उदाहरण हैं। यानी यहाँ मत्स्य पालन के लिए अनुकूल दशाएं हैं। जहाँ गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती है, वहाँ कुहरे वाला मौसम होता है। यानी जो गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलेगी तो वहाँ क्या बन जाएगा, फोग बन जाएगा, धुआं जैसा, तो कुहरा आ जाता है। तो इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, यानी फिर वहां नावें नहीं चलती। इसमें ये सारी धाराएं दी गई हैं। इसमें ये रही इक्वाडोर, गल्फ स्ट्रीम, ये रहा यूरोप का जिसको कंबल कहा जाता है, गर्म जल धारा है। ये कौन सी, ये इधर भूमध्य रेखा आ गई, ये दक्षिण विषुवतीय भाग आ गया। ये क्या है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। यहाँ से ये इक्वाडोर की जलधारा ये यहाँ से निकल रही है। वीडियो पॉज करके इसको आप अच्छे से देखना। अब इस लेसन के प्रश्न उत्तर। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, इसको क्या कहते हैं, जल चक्कर, ज्वार भाटा या महासागरीय धारा। वो क्या होती है, जल चक्कर। यानी जल अपना स्वरूप बदलता रहता है और महासागर और वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि सुनामी कब, भारत में सुनामी कब आई थी, ये सुनामी का जो तूफान था, इसकी आप डेट और इसका सन बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्यतः गर्म सागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। गर्म सागरीय कहाँ होती है, ध्रुवों के निकट, भूमध्य रेखा या हिंद महासागर। गर्म कहाँ होती है, भूमध्य रेखा के जो 0 डिग्री अपनी रेखा है उसके आसपास जो है वहां गर्म जल धाराएं पैदा होती है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा। यानी नियम से जल उठेगा और गिरेगा। अब कैस्पियन सागर, अब कैस्पियन सागर है, ये क्या है, विशालतम झील है। ज्वार भाटा, ये ज्वार भाटा क्या है, जल में आवधिक चढ़ाव एवं उतार किसको कहा जाता है, ज्वार भाटा को। सुनामी क्या है, तीव्र भूकंपी तरंगे है। महासागरीय धाराएं निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल धाराएं। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि यूरोप का कंबल किसे, कौन सी जल धारा को कहा जाता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अध्याय 6, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं।
इन कारकों के आधार पर सघन एवं विकसित होते हैं। अब घास स्थल कहाँ है? जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। घास स्थल कहाँ है? मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। अब कांटेदार झाड़ियां कहाँ है? कांटेदार झाड़ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। अब वन कौन कौन से? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। यह क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए वहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सदाबहार वन कहा जाता है। इन वनों में रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। जो सदाबहार वन है उनमें कौन कौन से वन पाए जाते हैं? रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि यह पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। यानी जो ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वो क्या है? पृथ्वी के फेफड़े हैं। अब इन वनों का भी कटाव प्रारंभ हो गया है। इन जंगलों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब पीछे इन वनों में कितनी भयंकर आग भी लगी थी और कितने महीनों बाद उस पर काबू पाया गया था। अब एनाकोंडा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा सांप है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। जो एनाकोंडा सांप है वो कहाँ पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। यानी उष्ण बंधीय पर्णपाती वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम के वृक्ष होते हैं और इन वृक्षों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत ये उपयोगी है। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी भागों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्व ब्राजील। यानी शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। यह अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ बाज, ऐस, बीच आदि पेड़ पाए जाते हैं। फिजेट तथा मोनाल जैसे पक्षी पाए जाते हैं। वनस्पति महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न है।
यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती है। यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाते हैं और इसका नाम भूमध्य सागरीय वनस्पति पड़ा है। भूमध्य सागरीय वनस्पति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र है वे वहां ये पाई जाती है। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंशी सिट्रस के फल पैदा होते हैं। यानी जो खट्टे फल है वो कहाँ होते हैं? भूमध्य सागरीय जो ये जलवायु है वहां ये पाए जाते हैं। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया और यहाँ वन्य जीवन कम है। यानी पेड़ों को हटाया जा रहा है खेती के लिए, जो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। अब क्या है? शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध की उच्च अक्षांश कितना 50 डिग्री से 70 डिग्री यानी ध्रुवों के पास वाला एरिया है ये में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? टेंगा भी कहते हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध की उच्च अक्षांश में भव्य शंकुधारी जो वन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टेंगा कहा जाता है। यह वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। यह लंबी नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है और सामान्य तो जो अखबारी कागज होता है वो किससे बनता है? शंकुधारी वनों से बनता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? टेंगा वन भी कहते हैं। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस, पैकिंग के लिए बक्से बनाने में भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वृक्षों के मुख्य पेड़ हैं। अब घास स्थल, यह वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। यानी ये भूमध्य रेखा है तो इसके इधर भी उग जाएंगे और इधर भी उग जाएंगे। दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यह वनस्पति निम्न से मध्य वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। यानी घास कितनी ऊंची जा सकती है? 3 से 4 मीटर तक ऊंची जा सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है, जो सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। अब भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है वो क्या कहलाता है? विश्व का फलोद्यान कहलाता है। भूमध्य सागर यही पे तो कौन से फल होते हैं? जो खट्टे फल होते हैं, अंगूर, संतरे, ये सभी वही होते हैं। अब विभिन्न प्रदेशों में घास व स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल, अब पूर्वी अफ्रीका में क्या है? सवाना घास का मैदान। ब्राजील में क्या है? कंपोस घास का मैदान। लानोस कहाँ है? वेनेजुएला में। लानोस घास का मैदान कहाँ है? वेनेजुएला में। अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान अर्जेंटीना में क्या है? पेम्पास। अर्जेंटीना में कौन सा है? पेम्पास। उत्तरी अमेरिका में पेरी। दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड घास का मैदान है
और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, डान या डाउन्स घास का मैदान है। किस नाम से है, डाउन्स घास का मैदान है। अब प्रश्न उत्तर, काई व लाइकेन पाए जाते हैं। अब काई और लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं, टुंड्रा वनस्पति में। जो टुंड्रा वनस्पति है उसमें कौन कौन से ये पेड़ पाए जाते हैं, काई व लाइकेन। कांटेदार झाड़ियां मिलती है, कहाँ मिलती है, गर्म व शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में मिलती है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन एक सामान्य जानवर है, यानी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में एक जानवर है, पाया जाता है, कौन सा है वो, बंदर है। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि कंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है, कौन सा, कंपास घास का मैदान। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष जाति क्या है, चीड़ है। अब स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, मध्य एशिया में पाए जाते हैं। अब सुमेलित कीजिए, वालरस क्या है, एक ध्रुवीय जानवर है। देवदार का वृक्ष क्या होता है, नरम काष्ठ का पेड़ होता है, और इससे क्या बनाया जाता है, जो शंकुधारी वन थे उनसे अखबारी कागज बनाया जाता है। जैतून क्या है, एक नींबू वंश सिट्रस का फल है जो भूमध्य सागरीय जलवायु में पाया जाता है। हाथी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर है। कंपोस ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय घास का स्थल है। डाउन्स घास का मैदान कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण घास स्थल है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।